हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना संचार है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना संचार है। अंतःवैयक्तिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार। ठीक है। यह एक मनोवैज्ञानिक क्रिया तथा मानव का व्यक्तिगत चिंतन मनन है। अंतःवैयक्तिक संचार क्या है? एक मनोवैज्ञानिक क्रिया तथा मानव का व्यक्तिगत चिंतन मनन है। आगे देखते हैं। स्टार्टिंग वाले जो प्रश्न है वो पत्रकारिता से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद जो कुछ प्रश्न आएंगे वो काव्यशास्त्र से संबंधित रहेंगे। काव्यशास्त्र कहें या फिर ये आपके संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। बाद के कुछ प्रश्न। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट माध्यम। जनसंचार के प्रमुख कार्यों में शामिल है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना आदि। ठीक है। भारत का पहला अखबार 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नाम से निकाला था। भारत का पहला अखबार का नाम क्या था? बंगाल गजट। कब निकाला गया? 1780 में। किन के द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। अगला प्रश्न है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध किसका है? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध है डॉक्टर राम रतन भटनागर का। डॉक्टर राम रतन भटनागर का यह शोध प्रबंध 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई? रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत हुई सन 1923 से। आगे देखेंगे। लिखित रचना के शिक्षण में कौन सी विधि पहले अपनाना सही होता है? लिखित रचना के शिक्षण में कौन सी विधि पहले अपनाना सही होता है? तो सरल से जटिल की ओर। लिखित रचना के शिक्षण में सरल से जटिल की ओर नामक विधि को पहले अपनाना सही होता है ताकि शिक्षण को प्रभावी एवं सुलभ बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, निबंध लेखन के लघु रूप को क्या कहते हैं? निबंध लेखन के लघु रूप को आलेख कहा जाता है। निबंध में किसी विषय का वर्णन सीमित आकार में किया जाता है। ठीक है। या फिर कहे तो स्वच्छंदता और सजीवता निबंध विधा की प्रमुख विशेषता होती है, जबकि आलेख में सीमाओं को और अधिक स्पष्ट करते हुए एक विषय पर सर्वांगीण पूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। सर्वांगीण पूर्ण होता है यानी सब तरह से पूर्ण। ठीक है। आलेख में सीमाओं को और अधिक स्पष्ट करते हुए विषय का वर्णन किया जाता है, कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या साक्षात्कार की सीमाएं एवं हानियों से संबंधित विकल्प नहीं है? लचीली पद्धति। लचीली पद्धति साक्षात्कार की सीमा नहीं अपितु एक सकारात्मक पक्ष है। लचीली पद्धति साक्षात्कार की सीमा नहीं है बल्कि क्या है? एक सकारात्मक पक्ष है साक्षात्कार का। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प आलेख लेखन की विधा से संबंधित गलत विकल्प है? तो असहज, क्लिष्ट और प्रभावशाली भाषा यह आलेख लेखन की विधा से संबंधित यानी यह आलेख लेखन का कोई इससे संबंधित कह सकते हैं विशेषता नहीं है यह आलेख लेखन की। ठीक है। आगे देखेंगे, किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन बनाए जाते हैं? तो सूचनाप्रद विज्ञापन बनाए जाते हैं। ये सूचना से ही पता चल रहा है। किसी विशेष प्रकार की सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचनाप्रद विज्ञापन बनाए जाते हैं। निम्न में से क्या पत्रकारिता का माध्यम नहीं है? तो पत्रकारिता का माध्यम नहीं है फेसबुक पत्रकारिता का माध्यम नहीं है। पत्रकारिता के कुछ प्रमुख रूप या प्रकार इस प्रकार हैं, जैसे खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता इत्यादि। ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता,
महिला पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता की वो शैली जो 20वीं सदी से प्रमुखता में आई और जिसे लोक पत्रकारिता भी कहा जाता है, वह निम्न में से किससे संबंधित है? पत्रकारिता की वो शैली जो 20वीं सदी से प्रमुखता में आई तथा जिसे लोक पत्रकारिता भी कहा जाता है, वह निम्न में से किससे संबंधित है? तो सेलिब्रिटी पत्रकारिता से संबंधित है, जो 20वीं सदी में आई थी। इसे लोक पत्रकारिता भी कहते हैं या फिर कह दो लोक पत्रकारिता भी कहते हैं। यह लोगों के निजी जीवन पर केंद्रित होता है। यह पत्रकारिता लोगों के निजी जीवन पर केंद्रित रहता है। मुख्य रूप से इसमें हस्तियों, फिल्मी हस्तियों और रंगमंच अभिनेता इत्यादि जो सुर्खियों में रहना चाहते हैं उनकी चर्चा की जाती है ऐसे पत्रकारिताओं में। आगे है, गद्य की वह विधा जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आलेख कहते हैं। थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया मैंने। आज के समय में उपभोक्ता को आकर्षित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो विज्ञापन। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम होगा यहाँ पे। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम में किस रस की प्रधानता है? तो करुण रस की प्रधानता है। सॉरी, करुण रस नहीं, यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा। महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो भवभूति ने। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। किरातार्जुनीयम किनकी रचना है? तो महाकवि भारवी की रचना है। यह 7वीं शताब्दी में रची गई थी। यह ग्रंथ कब रचा गया? तो 7वीं शताब्दी में। इसके अलावा इस महाकाव्य को संस्कृत साहित्य के वृहत त्रयी में रखा गया है। किरातार्जुनीयम को संस्कृत साहित्य के वृहत त्रयी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है? पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक रहे वादिराज। इस ग्रंथ में पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ का प्रधान रस क्या है? शांत रस। पार्श्वनाथ चरित्र में पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस ग्रंथ का प्रधान रस है शांत रस। प्रसन्न राघव किसकी रचना है? प्रसन्न राघव किसकी रचना है? तो यह जयदेव की रचना है प्रसन्न राघव। यह भगवान श्री राम की कथाओं से संबंधित एक नाट्य ग्रंथ है। प्रसन्न राघव भगवान श्री राम से संबंधित एक नाट्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है करुण रस। महाकवि भवभूति की रचना है। यह उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति की रचना है। इसमें 7 अंक है। आगे देखेंगे, भारतीय भाषा की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित कौन नहीं है? भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो भर्तृहरि, यह सम्मिलित नहीं है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन रहे? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार रहे पाणिनि। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाला अत्यंत ही प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। यह ग्रंथ 7 अंकों का है। इसका अंगी रस श्रृंगार रस है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का ग्रंथ है। इसका अंगी रस श्रृंगार रस है। इसके अलावा आर्या छंद इसका प्रमुख छंद है। आर्या छंद इसका प्रमुख छंद है। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 196 है। कुल श्लोकों की संख्या 196 है अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ में। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम की 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है।
इसके अलावा कुमार संभवम 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसके प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा रचित माने जाते हैं। कुमार संभवम 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसके प्रथम 8 सर्ग कालिदास द्वारा रचित माने जाते हैं। मल्लीनाथ का पूरा नाम रहा कोलाचल मल्लीनाथ। इनका समय 14वीं शती से 15वीं शती माना जाता है। इनमें से भास की कृति कौन सी है? इनमें से भास की कृति है बालचरित। इनमें से भास की कृति है बालचरित। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? कालिदास की प्रथम काव्य कृति है ऋतु संहार। कालिदास की प्रथम काव्य कृति रही ऋतु संहार। निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो महाकाव्य इसमें से प्रसन्न राघव नहीं है। प्रसन्न राघव कोई महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह जयदेव कृत नाटक है। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की दूसरी रचना मानी जाती है? कहीं कहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम दिया गया है, तो कहीं कहीं पर रघुवंशम। कौन सा है? अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो इसे कंफर्म करके एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्योंकि मैंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग बुक्स में कहीं कहीं पर रघुवंशम देखा है, तो कहीं कहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है? आगे देखते हैं। मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव है भवभूति की रचना। मालती माधव भवभूति की रचना है। मालती माधव ने कुल 3 नाटक रचे हैं। कौन कौन से? महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधव। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है। इसके अलावा इसमें मालती एवं माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है। इसमें मालती एवं माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। दश कुमार चरित्र किसकी रचना है? दश कुमार चरित्र दंडी की रचना है। यह संस्कृत भाषा में रचित गद्य काव्य है। दश कुमार चरित्र दंडी की रचना है, जो संस्कृत भाषा में रचित एक गद्य काव्य है। इसमें 10 कुमारों के जीवन चरित्र को विभिन्न संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। दश कुमार चरित्र नामक ग्रंथ में 10 कुमारों के जीवन चरित्र को विभिन्न संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। नैषधीय चरितम किसकी रचना है? नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। यह बृहत्त्रयी का काव्य है, बृहत्त्रयी का एक भाग है। आगे देखेंगे। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? निम्न में से कौन सी रचना माघ की है? तो शिशुपाल वध माघ की रचना है। शिशुपाल वध 20 सर्गों में विभक्त है। शिशुपाल वध नामक ग्रंथ 20 सर्गों में विभक्त है। इसके अलावा इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन किया गया है। शिशुपाल वध नामक ग्रंथ में कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन किया गया है। किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ के रचयिता रहे भारवी। मेघदूत नामक ग्रंथ के रचयिता रहे कालिदास तथा दश कुमार चरितम ग्रंथ के रचयिता रहे दंडी। आगे देखेंगे। सुख दुखात्मक को रसः किसकी उक्ति है? रामचंद्र तथा गुणचंद्र की उक्ति है, या आचार्य रामचंद्र और गुणचंद्र की। आचार्य रामचंद्र और गुणचंद्र ने नाट्यशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य दर्पण की रचना की थी। ये दोनों ही हेमचंद्र के शिष्य माने जाते थे, ठीक है? सॉरी, आगे देखेंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कपिल मुनि माने जाते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? प्राकृत भाषा में बोलते हैं, जबकि मुख्य पात्र कुलीन पात्र तथा उच्च वर्गीय श्रेष्ठ पात्र विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? तो उत्तर रामचरितम नामक रचना भवभूति की है। इसके अलावा कादम्बरी रचना के रचयिता रहे वाणभट्ट, किरातार्जुनीयम के रचयिता रहे भारवी, नैषधीय चरितम के रचयिता रहे श्रीहर्ष। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो उपमा, अर्थ, गौरव तथा पद लालित्य।
काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ उपमा, अर्थ, गौरव तथा पद लालित्य से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? तो मेघदूतम को दूत काव्य माना जाता है। जबकि बाकी तीनों भी कालिदास के नाटक हैं। मेघदूतम कालिदास का दूत काव्य, मेघदूतम नामक रचना को कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम नामक रचना को दूत काव्य माना जाता है, जबकि बाकी तीनों यहाँ पे ये नाटक हो जाएंगे कालिदास द्वारा रचित। कालिदास की रचना रघुवंशम है एक खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य या फिर महाकाव्य? तो यह एक महाकाव्य है। कालिदास की रचना रघुवंशम एक महाकाव्य है। संस्कृत के किस कवि को एको रसः करुणेव कहकर करुण रस को संस्कृत के किस कवि को एको रसः करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? तो भवभूति को भवभूति। अगला प्रश्न देखते हैं। कला परिच्छेद के लेखक कौन रहे? कला परिच्छेद के लेखक रहे दंडी। कला परिच्छेद के लेखक रहे दंडी। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुन नियम का प्रधान रस क्या है? भारवी द्वारा रचित किरातार्जुन नियम का प्रधान रस है वीर रस। इसमें कुल 18 सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करने आदि अनेक बातों तथा तथ्यों का वर्णन किया गया है। किरातार्जुनियम में कितने सर्ग माने गए हैं? तो 18 सर्ग, जिसमें कौरवों पर विजय प्राप्त करने हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करने आदि अनेक बातों या फिर कहे तो तथ्यों का वर्णन किया गया है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो वैदर्भी रीति की प्रधानता है। इस महाकाव्य के 22 सर्गों में नल दमयंती के प्रणय से लेकर परिणय तक का वर्णन किया गया है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? वैदर्भी रीति की प्रधानता है। इस महाकाव्य के 22 सर्गों में, नैषधीय चरितम नामक महाकाव्य के 22 सर्गों में नल दमयंती के प्रणय से लेकर परिणय यानी कि विवाह तक का वर्णन किया गया है। वृहत्त्रयी में निम्न में से कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो वृहत्त्रयी में रघुवंशम नामक महाकाव्य नहीं आता है। वृहत्त्रयी में रघुवंशम नामक महाकाव्य नहीं आता है। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है? तो माघ है। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम माघ है। यह वृहत्त्रयी का एक ग्रंथ है, शिशुपाल वध। श्रीहर्ष का ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो नैषध काव्य है श्रीहर्ष का ग्रंथ। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए दंडी की प्रसिद्धि सर्वाधिक है। भवभूति का मूल नाम क्या है? भवभूति का मूल नाम रहा श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम रहा श्रीकंठ। इनके द्वारा रचित 3 नाटक के नाम क्या है? मालती माधव, महावीर चरितम एवं उत्तराम चरितम। वीणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? वीणी संहार नाटक का अंगिरस है वीर रस। इसके रचनाकार कौन रहे? वीणी संहार नामक नाटक के रचनाकार कौन रहे? तो भट्टनारायण। यह 6 अंकों का नाटक है। वीणी संहार नामक नाटक के रचयिता रहे भट्टनारायण। यह 6 अंकों का नाटक है, जिसमें भीम द्वारा दुशासन की हत्या के उपरांत उसके रक्त से द्रौपदी की वेणी अर्थात बालों के बांधने अथवा संवारने का चित्रण हुआ है। ठीक है। वेणी संहार का नायक कौन है? भीम है, जो वीर रस का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार और सुनिएगा। वेणी संहार नामक नाटक के रचयिता रहे भट्टनारायण। इसमें कौन सा अंगिरस है? तो वीर रस है। 6 अंकों का नाटक है यह। इसमें भीम द्वारा दुशासन की हत्या के बाद उसके रक्त से द्रौपदी की वेणी यानी कि बालों को बांधने अथवा संवारने का चित्रण हुआ है। वेणी संहार का नायक कौन रहा? भीम, जो कि वीर रस का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधि क्या है? तो विधि रूपक है।
नाटक के लिए संस्कृत भाषा में पारिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी अगर आप लोगों के पास हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। नाटक के लिए संस्कृत भाषा में पारिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।